हेलो अरुण। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कब की जाए, कैसे की जाए और इसको लेकर के रणनीति क्या है। इस परीक्षा को लेकर के कई सारे सवाल होते हैं। इन सवालों में एक सवाल यह भी होता है कि क्या 12th के बाद इस एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, क्या ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की जानी चाहिए, क्या यहां पर जॉब के साथ या पढ़ाई करने के साथ या एक अलग कोर्स के साथ हम यहां पर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और इसमें आपसे पूछा क्या क्या जाता है, किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके का आपका यहां पर बुक और मेथड यहां पर होना चाहिए, पढ़ने के लिए कितना समय दिया जाना जरूरी है से लेकर के कई तरीके के सवाल इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं। आज हम यहां पर इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि सही समय पे लिया गया सही निर्णय ही आपको सही मुकाम दिला सकता है। यानी कि 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ या उसके बाद अब कब जाके ये डिसीजन ले पाते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, क्योंकि जितना जल्दी आप समय में डिसीजन लेके उतना ही जल्दी आप उसके लिए तैयारी करना या उस गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस में आ जाएंगे, उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वैसा ही कुछ यहां पर यूपीएससी एग्जाम के लिए देखा जाए तो इस एग्जाम के लिए यहां पर हाईली एजुकेटेड लोगों को लगातार यूपीएससी सेलेक्ट करती रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा गया कि वो लोग बहुत ही कम एज के भी होते हैं। 21 से 32 साल की आयु के बीच में हम देखें 30 साल से कम उम्र के और 21 से 25-26 साल के एज के आयु वर्ग के लोगों का लगातार सिलेक्शन हो रहा है। तो यहां पर यानी कि आपको 12th के बाद और ग्रेजुएशन के साथ ही अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा और बेहतर निर्णय होता है इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए यहां पर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देना। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूं इस एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के। यूपीएससी 2025 या 2026 के अगर एग्जाम को आप टारगेट करने जा रहे हैं तो आपको 12th के बाद या ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तभी यहां पर अभी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपका यहां पर फाइनल ग्रेजुएशन पूरा होगा तब तक आप इस एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में यहां पर इस एग्जाम को निकालने के लिए आप पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। तो इसके लिए यहां पे देखिए, सबसे पहली चीज आज अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो एक चीज को यहां पे ध्यान रखिए, अपनी जहां भी आप स्टडी कर रहे हैं वहां पे अपने गोल को आईएएस आईपीएस जो भी बनना है उसको वहां सबसे पहले अपना लिखिए और उसी में नीचे एक लाइन लिखिएगा, नेवर गिव अप ऑन योर गोल। और उस गोल को आईएएस आईपीएस को यूपीएससी को यहां पर कभी छोड़ना नहीं है। इसी के साथ आज हम यहां पर आगे बढ़ने वाले, ठीक है, जिसमें हम यहां पर आपको शून्य से लेकर के यानी कि जीरो से आपकी शुरुआत कैसे करनी है, इसको लेकर के प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से इसमें बढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजों को हम एक एक करके इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि 12th के बाद और ग्रेजुएशन के साथ की जो तैयारी आपकी है, यूपीएससी की तैयारी आप कैसे करें। हम एक वर्कशॉप सेशन इसको आप मान सकते हैं जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी में सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दूसरी चीज जो आज हम यहां पे इसमें डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक दूसरे से अलग कैसे हैं और एक दूसरे से यहां पे रिलेट कैसे करते हैं। इन तीनों में आपकी आवश्यकता क्या है, यानी आप यहां पर क्या कर सकते हैं। और तीसरा यहां पर सिलेबस का डिस्कशन करना, यानी कि आपको पढ़ना क्या है। प्रीलिम्स के लिहाज से आपको किस तरीके की तैयारी करनी है, मेंस में आपको जाकर किस तरीके की तैयारी करनी है और इंटरव्यू के लिए आपको किस तरीके के यहां पर खुद को तैयार करना है। इसके लिए हमें समझना होगा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के तीनों ही अलग अलग चरणों के बारे में और उसकी स्थितियों के बारे में। ठीक है, तो आप रेडी हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप आईएएस एग्जाम को लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं और हमारे साथ आगे चल करके इस कोर्स को देखिए, आज का वर्कशॉप सेशन देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप यहां पर हमारे साथ यहां पर आपकी तैयारी हम आपको बेहतर तरीके से करा सकते हैं, वर्कशॉप सेशन में यदि आपको फायदा होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस 2025-26 के लिए प्री कम मेंस का ये कोर्स। इस कोर्स में कई सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन के लिहाज से आपके आईएएस और आईपीएस बनने के सपने को यहां पर पूरा कर सकता है। इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिहाज से यहां पर विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी, क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड उपलब्ध होंगी। कोर्स की वैलिडिटी 2 साल है, यानी कि 2025-26 में आप इस पूरे कोर्स को आप देख सकते हैं, कोई भी वीडियो को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। वीकली जो होगा टीचर्स के साथ मिल करके आप उनसे डाउट सेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन यहां पर गूगल मीट के माध्यम से उनसे मिल सकते हैं। क्लासेस को लेकर के जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ मिलेगी ताकि आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएं। क्लासेस डिटेल में होंगे, इसलिए 500 घंटे से ज्यादा आपकी क्लासेस हैं।
इस बैच को आपको परचेस करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में यहां पर आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहां पर आईएएस का कोर्स मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप कांटेक्ट सीधे कर सकते हैं हमारे यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ को जो 24/7 उपलब्ध है। 9115269789 या फिर अन्य दो नंबरों पे आप कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। क्लासेस यहाँ पे जो बैच है आपको 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिमिटेड सीट्स हैं। फीस जो है सिर्फ मात्र 6999 है और ये भी फीस आपको और भी कम हो जाती है यदि आप कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं आरपी सर। तो यहाँ पर बिना लेट के यदि इस वर्कशॉप सेशन को देखने के बाद आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को लेकर के तैयार हैं और आप यहाँ पर इसको लेकर के बेहतर ढंग से तैयारी करा सकते हैं तो आप यहाँ पर हमारे साथ जरूर जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। सबसे पहले देखिए, यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 चरणों का है, ठीक है। यानी कि आपको सिलेक्ट अगर होना है तो 3 अलग अलग चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। वो 3 चरण कौन से हैं वो समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे आपको स्टेज 1 जो होती है एग्जाम को लेकर के 3 चरणीय एग्जाम है। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 3 चरणों में होगा। पहला जो चरण होता है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक चरण, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। यहां पर आपको देखा जाए ये एक तरीके का आपको किस तरीके का एग्जाम होता है। पहला चरण आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब है कि जो भी एग्जाम आपसे लिया जाएगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। आपको इस एग्जाम को क्लियर करके आगे बढ़ना है। इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ने वाले हैं, ये सिर्फ आपको आगे बढ़ने का स्टेज को पार करके मेन एग्जाम में पहुंचने का एक मौका देता है। यहां पर देखें आपको 400 नंबर के 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के 2 पेपर, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। पेपर देखा जाए तो यहां पर जो स्क्रीन कैंडिडेट्स फॉर द, यानी कि आपको एक तरीके से टेस्ट लिया जा रहा है कि आप क्या मेंस के लिए यहां पर उपयोगी हैं, और एक कह सकते हैं कि मुख्य अभ्यर्थियों को या जो कुशल हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको मेंस लिखने का एक मौका देता है। जो अभ्यर्थी यहां पर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस लिखेंगे। मेंस का जो एग्जामिनेशन है यहां पर देखा जाए तो आपको इस एग्जाम के नंबर आपके मेरिट लिस्ट में जाकर जुड़ते हैं। मेंस का जो एग्जाम है टोटल 1750 अंकों का होता है और इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आपका करना, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका किया जाता है। साथ ही यहां पर आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो है अलग अलग सब्जेक्ट पर कैसी है, आपकी कमांड कितना है आपको उन सब्जेक्ट पर, आपके थॉट प्रोसेस क्या है वो भी यहां पर समझा जाता है। जब आप इसे यानी कि मेंस एग्जाम को क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों को यहां पे एक पर्सनालिटी टेस्ट जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं, इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इस इंटरव्यू में जो होता है, जो नंबर मिलते हैं वो भी आपको मेरिट लिस्ट में जुड़ जाते हैं, यानी कि मेंस के और इंटरव्यू दोनों के नंबर आपस में जुड़ते हैं। यहां पे देखा जाए करीब 275 अंकों का एक आपको इंटरव्यू है और इवैल्यूएशन यहां पे कैंडिडेट्स के पर्सनालिटी का किया जाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है उसका किया जाता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां पर उसका व्यवहार कैसा हो सकता है अलग अलग परिस्थितियों में, उन चीजों को जांचा परखा जाता है आपके इंटरव्यू में। तो ये पूरी प्रक्रिया देखा जाए यानी कि 3 चरणों में एक अभ्यर्थी की अलग अलग स्थिति, परिस्थिति और उसके बारे में जानकारी हासिल किया जाता है। और 3 चरणों से जब आप गुजरते हैं तो आपकी हर एक जानकारी, आपके थॉट प्रोसेस, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी कमांड, आपके ऑन द स्पॉट बिहेवियर, आपके नेचर, लगभग हर एक तरीके की चीजों को जांचा परखा जाता है यूपीएससी के इस एग्जाम में। यानी कि आपको सिर्फ पढ़ करके इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, बल्कि खुद के अंदर चेंजेस भी लाने होंगे। एक प्रशासक के तौर पर अपने आप को डेवलप भी करना होगा, आपकी रूटीन से, दिनचर्या से, आपकी थॉट प्रोसेस से हर चीज को यहाँ पे चेंज करना होगा और खुद को एक प्रशासक के तौर पर लोगों के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। जब आप इस तरीके की चीजों पर डेवलपमेंट अपने अंदर करेंगे तभी यहाँ पर आपकी चीजों में भी सुधार आता है, आपकी सोचने समझने की, आपकी लेखन शैली में भी उसका यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा। तो चलिए यहां पर फिर आपको देखा जाए इंटरव्यू और मेंस के दोनों के नंबर मिला करके एक बनती है मेरिट लिस्ट और उस मेरिट लिस्ट में जिनका नाम यहां पर आ जाता है उनका होता है सिलेक्शन। ये तो सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब हमें यहां पर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग पर जाना है। डिटेलिंग पे कैसे, यानी कि अब मैं आपको समझाता हूं कि प्रीलिम्स में क्या होगा डिटेल से, फिर मेंस में क्या होगा, फिर इंटरव्यू में और क्या हो सकता है। देखिए प्रीलिम्स का जो एग्जाम प्रोसेस है वो समझिएगा। प्रीलिम्स का जो एग्जाम प्रोसेस है, सबसे पहले कि यहां पे देखिए एग्जाम कैसा होता है, मोड ऑफ एग्जाम कैसा है। तो देखिए ऑफलाइन एग्जाम होता है, एक ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा जहां पे एक ओएमआर सीट मिलेगी, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर में यहां पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन, उस 4 ऑप्शन में क्या सही है या गलत है जो भी है वो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, उसको आपको ओएमआर सीट में गोला लगा के भरना होता है। ठीक है। लैंग्वेज कैसी है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में आप यहां पर एग्जाम दे सकते हैं।
टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, तो एमसीक्यू टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उसके 4 आंसर, जो सही है वो यहाँ पर टिक करें। टोटल कितने पेपर होते हैं, तो 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर यहाँ पर देखा है जनरल स्टडी का होता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा पेपर जो होता है वो सीसैट का पेपर होता है, और सीसैट के पेपर में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। और ये एक ही दिन में दोनों ही पेपर आपको होने हैं, यानी कि जो शिफ्ट होता है एक ही दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। जो पहला शिफ्ट होगा जीएस का पेपर इसमें होता है, जनरल स्टडी पेपर 1, जो 9:30 से 11:30 बजे होगा। दूसरा पेपर सीसैट का होता है, जो शाम को 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे, यानी 2-2 घंटे के ये पेपर आपको एक ही दिन में ले लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 400 नंबर का मार्क्स होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स के एग्जाम को अगर हम देखें तो यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग आपको रहती है। जीएस में हम देखें तो 0.66% यानी 1/3 है। वहीं यहां पर आपके सीसैट में देखा है तो 0.83% आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसी तरीके से हम यहां पर पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो यूपीएससी का जो कट ऑफ आपको निकल कर आएगा जीएस और सीसैट के संदर्भ में, तो सीसैट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जहां 66.67% ला करके आपको यहां पर सीसैट को सिर्फ क्वालिफाई करना, उसमें बहुत ज्यादा नंबर लेकर नहीं आने, यानी कि 200 में आपको 66.67 मार्क्स लेकर आने सिर्फ। वहीं यूपीएससी का देखिए तो कट ऑफ चेंज होता रहता है। इसमें यहां पर हर साल भाग लेने वाले कैंडिडेट्स और उनके पेपर के लिहाज से कट ऑफ आपको कभी ऊपर कभी नीचे जा सकती है। उस कट ऑफ में यहां पर देखा जाए तो आपके एग्जाम के अनुरूप, पोस्ट के अनुरूप यहां पर एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है मेंस लिखने के लिए, जो कि कई बार 13 गुना से 15 गुना होते हैं। अब आइए यहां पर, ये तो हो गया प्रीलिम्स का प्रोसीजर। इसके बाद आता है मेंस का प्रोसीजर। अब मेंस में देखिए यहां पे प्रक्रिया थोड़ी सी और यहां पे लेंदी है, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझनी होती हैं। सबसे पहली चीज, मेंस में आपको क्वालिफाइंग जो पेपर है वो 2 होते हैं, और ये दोनों ही यहां पर देखा है तो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। एक कंपलसरी इसमें लैंग्वेज पेपर रहेगा, वो इंग्लिश का है। दूसरा यहां पर कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं। इन दोनों ही यहां पे क्वालिफाइंग पेपर जो होते हैं वो 3-3 घंटे के होंगे, और 300 नंबर के यहां पर ये पेपर होते हैं। दूसरी तरफ आपके जो मेरिट पेपर्स होते हैं जिनके नंबर आपको जुड़ते हैं, देखिए इन दोनों के ही नंबर आपको नहीं जुड़ेंगे। आपके जो फाइनल मेंस के मार्क्स में काउंट होंगे, सारे नंबर जुड़ेंगे, उसमें सिर्फ इन 2 पेपर यानी क्वालिफाइंग पेपर जो हैं आपके लैंग्वेज के पेपर, इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं। जिनके नंबर जुड़ते हैं उनको समझिए, जो मेरिट पेपर्स हैं। इसमें आपको होते हैं एसे का एक पेपर। जो पहला पेपर आपको होगा मेंस में वो एसे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और 250 अंकों का होगा। इसके बाद जनरल स्टडीज के आपके 4 पेपर होते हैं, और सभी जो होते हैं 3-3 घंटे के होते हैं, और सभी देखा जाए तो 250-250 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आपके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा जिसके 2 पेपर होंगे, और दोनों ही यहाँ पे ऑप्शनल पेपर जो होते हैं वो 3-3 घंटे के होते हैं और 250-250 अंकों के होते हैं। तो इस तरीके से आपके जो टोटल पेपर कितने हो गए, मेंस में आपको 9 पेपर देने हैं, 9 में से 2 क्वालिफाइंग जिसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, और 7 पेपरों के यहां पर आपके नंबर जुड़ते हैं, जो कि टोटल होते हैं 1750 मार्क्स। ये हो गया आपका मेंस। इसके बाद फिर आता है आपका यूपीएससी का इंटरव्यू प्रोसीजर। अब यहां पे देखिए जो इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराया जाएगा, इसका रिपोर्टिंग जो टाइम होगा फोरनून सेशन 9 AM, आफ्टरनून सेशन 1 PM से आपके शुरू होते हैं। ड्रेस कोड देखा जाए तो हमेशा फॉर्मल्स आपको पहन के जाना होता है। ड्यूरेशन जो होता है आपको 20 से 30 मिनट में किसी एक कैंडिडेट का जो ड्यूरेशन टाइम जो इंटरव्यू आपको लिया जाता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के 275 नंबर होते हैं, और कैंडिडेट जो बुलाए जाते हैं वो ट्वाइस द नंबर ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि कम से कम ट्वाइस या कई बार थ्राइस भी बुलाए जाते हैं, जो टोटल वैकेंसी निकाल जाएंगे। यानी कि अगर 1000 वैकेंसी है तो उस पर 3000 लोगों को, 2000 लोगों को, 2500 लोगों को बुलाया जाता है। वेन्यू की बात करें तो यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिसर शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली 110069 जो एड्रेस है, मेन एड्रेस, जहां यूपीएससी का जो ऑफिस है वहां पर आपको बुलाया जाता है, मेन हेड ऑफिस पे, और वहां आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अब यहाँ पे इसके बाद जब आप ये भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद 2 चीजें और आपको क्लियर करनी जरूरी है। देखिए यूपीएससी का मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों ही के नंबर जोड़ करके आपका फाइनल एक्स मार्क्स बनता है, जो 2025 नंबर का बनता है। 2025 में आपकी मेरिट लिस्ट कट ऑफ निकलती है, जो टोटल पोस्ट के लिहाज से निकलती है। उसमें आपको जो रिजर्वेशन की लिस्ट आपका जो कट ऑफ होती है उसको भी साथ में मिलाकर निकाली जाती है, और फाइनल जिनका नाम आता है वो आपको न्यूज़पेपर में, यूट्यूब चैनल्स में आप उनका नाम देखते हैं, उनके इंटरव्यू देखते हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीजें। तो वहां पर अपना नाम आपको देखना है, और अपना नाम देखने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए इसके बाद ही ऐसा नहीं कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, कई बार कुछ और समस्याएं आ जाती हैं, जिसमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं तो कई बार वहां पर अभ्यर्थियों को पोस्ट नहीं मिलती है, उनको यहाँ पर
कहते हैं कि फाइनल जो होता है उनको पोस्ट नहीं मिलती, उनको हटा दिया जाता है। उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो होता है आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और दूसरा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। इन दोनों में भी आपका क्लियर होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है अभ्यर्थियों का, इस स्टेज में आपको वेरीफाइंग कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इंश्योर कर दिया जाता है। एलिजिबिलिटी जो होती है यूपीएससी बेस्ड आपकी एज की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के और अदर क्राइटेरिया, यानी कि जो फॉर्म में आपने जानकारी भरी है कि भाई मैंने ये पढ़ा हुआ है, मेरे पास ये डिग्री है, मैं इस एज का हूँ, मैंने यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो जानकारी इसमें या जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाए हुए हैं कि ओबीसी हूँ, ईडब्ल्यूएस हूँ या अन्य कोई भी सर्टिफिकेट आपने लगाए, वो सब की ओरिजिनलिटी चेक की जाती है। कहीं आप धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप गलत वहाँ पे फॉर्म तो नहीं लगा रहे, कहीं आप गलत एज तो नहीं भर रहे हैं, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया। अगर ऐसा कुछ भी पाया गया तो वहां से आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। तो वहां पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका, और कैंडिडेट जो यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करेंगे, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अंडरगो ए कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे एट ए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल टू इंश्योर दे मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड एज बाय द कमीशन। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के साथ साथ आपका एक मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पर किया जाएगा, और उस मेडिकल टेस्ट में जो यूपीएससी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उस स्टैंडर्ड को आपको क्लियर करना होगा, और उससे यहाँ पे पता लगा कि आप इस पोस्ट के योग्य हैं या नहीं है। हाँ, कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर अगर उन्होंने बताया है कि उसमें किसी तरीके को उनको दिक्कतें हैं, उसके लिए उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है, तो वहां पर फिर आपको छूट मिलती है। लेकिन तब भी आपका मेडिकल टेस्ट होता है कि जो आपने लगाया है कि देखिए मेरे साथ ये दिक्कत है, या मुझे सुनने में दिक्कत है, आंख में दिक्कत है, या कुछ भी पैरालिसिस को लेकर कुछ भी है, तो वहां पर उसको भी टेस्ट किया जाता है कि आप एग्जैक्टली वो चीज सही है आपने गलत। जैसे पूजा खेड़कर के द्वारा एक गलत यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगा के उसका मामला यहाँ पर हाईकोर्ट में अभी चल रहा है, तो वहां पर उसकी सुनवाई अभी चल रही है। इस तरह के मामले काफी अभी यूपीएससी में देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे समस्या बनी रहती है, तो वहां पे इसलिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये तो आपने समझ लिया पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस आपने देख लिया, ठीक है, कैसे कैसे होगा, क्या क्या हो गया, क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंतर्गत, और उसमें हमने एग्जाम पैटर्न को आपको समझा दिया, किस पेपर में क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस और फाइनल यहाँ पे कैसे बनेंगे। लेकिन अब दूसरी चीज होती है कि देखिए ये सब प्रोसेस तो आपको पता है, लेकिन इस प्रोसेस में आपको जानकारी का एक टेस्ट होता है। आपको मेंस में और आपको प्रीलिम्स में और आपको इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, आपको करंट की कोई चीज हो सकती है, आपको हिस्ट्री की कोई क्वेश्चन पूछा है, आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें पूछे जाएंगी, आपको एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपको साइंस एंड टेक में, एनवायरमेंट में, इकोनॉमी में, इंटरनल सिक्योरिटी में, आईआर में, अलग अलग विषयों को लेकर के आपसे जानकारी पूछी जा सकती है कि भाई यहाँ पे देखिए अभी आपको भूकंप आ गया, वहाँ आपके ज्वालामुखी फट गए, यहाँ हिमस्खलन होता जा रहा है, वहाँ बादल फट रहे हैं, वहाँ सूखा पड़ गया है, यहाँ कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आपको हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पहले ऐसे ऐसे हुआ था, हमें यहाँ पर देखा ये समस्या हुई है, ऐसा क्यों हुआ था, उसके कार्यकाल में ऐसा ऐसे घटनाएं हुई हैं। अभी इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, क्यों हो रही है, इसको लेकर क्या कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी चीजें क्या है, कई बार बेसिक चीजें भी आपको पता हो, भाई मौसम क्या है, शेयर बाजार क्या होते हैं, इक्विटी क्या है, फंड क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीजें लोकसभा में देखिए तो बिल आते हैं, अधिनियम आते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, ठीक है, लोकसभा का क्या काम है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो यहां पर ये सारी चीजें जो भी आपके आसपास चल रहा है, जिससे देश शासित हो रहा है, जिससे देश विकास कर रहा है, जिससे देश में समस्याएं हो रही हैं, जिससे लोगों का विकास हो रहा है, वो हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। तो सिलेबस लगाइए, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आपसे प्रीलिम्स में पढ़ के क्या जाना है, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए किन किन चीजों पे ध्यान देना है, किन चीजों पे कमांड हासिल करनी है, और मेंस में आपको किस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि दो पेपर होंगे, 200 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे जीएस में, सीसैट में आपको 80 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको लागू होगी, 1/3 होगी, वो सारी जानकारी हमने यहां पर डिस्कस कर ली है। आइए अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि जो ये पेपर है, ठीक है, एग्जैक्टली इस पेपर में आपसे पूछा क्या जाएगा। तो पहले जीएस पेपर 1 को मैं बता देता हूं। जीएस पेपर 1 में देखिए आपसे कुछ बेसिक चीजें आपको, देखिए जो सिलेबस है वो आजाद यूपीएससी एकेडमी के जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पे सिलेबस का एक सेक्शन होगा। उस सिलेबस में आप जाएंगे तो यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, पीपीएससी का, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी हम यूपीएससी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें एक डिटेल से सारी जानकारी दी हुई है, आप उसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं अपने स्तर पे, क्योंकि देखिए सिलेबस आपको याद रहेगा
तो भी आप करंट में जो चल रहा है उससे कनेक्ट कर पाएंगे। जो आपको पढ़ाया जाएगा वो भी कनेक्ट होगा कि हाँ देखिए मेरे सिलेबस में, इसलिए मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको देखिए सिलेबस पता होने से ये जानकारी रहती है कि आगे चल करके जो आपको पढ़ाया जाएगा या फिर आप जो भी चीजें देख रहे हैं क्या वो आपके लिए जरूरी है। कई बार देखिए ऐसी भी न्यूज होती है जो आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या आपको जो पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं वो आपके लिए नेसेसरी, क्योंकि टाइम भी यहाँ पे बचाना है। ठीक है, तो सिलेबस सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे एक सेक्शन सिलेबस का बना हुआ है, उसमें से आप जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर एक बार आपको समझा देता हूं। अब क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहला ही देखिए करंट है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है वो भी मैं समझा दूंगा। तो वहां पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल कोई घटना यहां पर चर्चा का मुद्दा बन गया, वो आपको पढ़ना है इसमें, क्योंकि भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आपको पढ़ना है। तो उससे रिलेटेड यदि कोई करंट घटनाक्रम हुआ, किसी की 100वीं जयंती हुई, कहीं कोई निर्माण स्थल बना, कहीं कोई रिनोवेशन हुआ, कहीं कुछ नई खोज हो गई, ठीक है, तो वो हिस्ट्री से रिलेट करता है, लेकिन करंट कारण चर्चा में आ गया तो उसको पढ़ के जाना है। इसी तरीके से भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें भारत के अंतर्गत कहीं भूकंप फट आ जाता है, कहीं आप देखते हैं कि भैया ज्वालामुखी फट गया, कहीं आप देख रहे हैं हिमस्खलन होता जा रहा है, ठीक है, तो ज्योग्राफिकल नॉलेज है। तो ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो करंट में आ गया तो वो भी आपको पढ़ना है। इसी तरीके से भारतीय राजतंत्र, शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, संबंधित अधिकारी, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनके द्वारा बनाए गए बिल, अधिनियम, कानून, ये सब सारी चीजें आपको इसमें इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पढ़नी है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले, सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं, देश के विकास से जुड़े हुए पहलू, संस्थाएं, वो सब चीज के बारे में इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है। इसी तरह पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे यहाँ पर, यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, हो रहे सम्मेलनों के बारे में, किए जा रहे प्रयासों के बारे में, ये सारा कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको पढ़ना है। इसके बाद सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी यहाँ पर आपको पढ़नी है, जो कि क्लास 10 तक की लेवल तक की, ये सारी चीजें आपको जीएस में प्रीलिम्स में पढ़ के जाना है। वहीं अगर हम बात करें सीसेट, जो दूसरा पेपर होता है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, तो सीसेट में देखिए मूल रूप से आपको बोधगम्यता यानी कि कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें यहाँ पे कोई पैराग्राफ दे दिया गया जिसको पढ़ करके आपको आंसर करना है, ठीक है, तो ये इनकी क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी। संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक क्षमता यानी इंटरपर्सनल स्किल आपकी, दो लोगों के साथ यहाँ पर जब बातचीत आप करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है। तार्किक कौशल और विश्लेषण करना, किसी तर्क वितर्क करने की क्षमता आपकी कैसी है। निर्णय लेना, कोई समस्या आपके सामने ले रख दी गई तो आप उस पर निर्णय किस तरह के लेते हैं, कितना सही लेते हैं, गलत लेते हैं, तो वहां पे इस तरह क्वेश्चन होंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, जो कि आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग से रिलेटेड होगा, और साथ ही साथ आपको 10वीं तक की गणित जो होती है, अंगणित इत्यादि को लेकर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे सीसेट का पेपर होता है। ये दोनों पेपर आपके प्रीलिम्स में ये सारी चीजें पढ़ के जानी, और ये सारी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्रीकम मेंस के बैच में, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल में उनके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के करंट के साथ इंटरलेट करके लेटेस्ट ट्रेंड को समझाते हुए, और कोई डाउट रह जाता है तो टीचर के साथ गूगल मीट के माध्यम से आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा आता है संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में, यानी कि जैसे ही आप प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे तो आपको मेंस देना होगा, और मेंस यहाँ पे इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेंस बिना क्लियर किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वापस से फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा। इसलिए मेंस के लिए मेहनत जो होती है प्रीलिम्स के साथ साथ करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जैसे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि मुख्य परीक्षा में आपको 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होंगे जो कि भाषा के होंगे, जो कि नंबर जुड़ने नहीं है, लेकिन वहां पे उनको भी पढ़ना है, यानी कि एक हिंदी एक अंग्रेजी। अगर हिंदी के जगह कोई और भाषा लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो वहां पे जो 22 भाषाएं हैं आपके संविधान सूची में, उनमें से कोई एक ले सकते हैं। तो हिंदी यहाँ पर आप देखा जाए, अंग्रेजी के अलावा आप एक भाषा ले सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी अनिवार्य रहेगी। तो वहां पर आपको इतनी कमांड हिंदी अंग्रेजी भी पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ इन विषयों पर भी पकड़ बनानी है। अब देखिए, जैसे कि आपका पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, प्रश्न पत्र पहला जो है निबंध का रहेगा। दूसरा जो पेपर है सामान्य हिंदी, अब इसमें देखा है मेंस के पेपर में आपके 7 पेपर हैं जो इसके नंबर जुड़ने हैं मेरिट में, जिसमें पहला निबंध का होता है, ठीक है। दूसरा देखा है सामान्य अध्ययन का पेपर है। इस सामान्य अध्ययन के पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, इसमें हिस्ट्री होती है, आर्ट एंड कल्चर है, विश्व का इतिहास है, भूगोल है, भारतीय समाज है, और ये 250 अंकों का पेपर है। 250 अंकों का आपका सारे पेपर होते हैं, निबंध भी है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें शासन व्यवस्था यानी कि पॉलिटी हो गई, गवर्नेंस हो गया, संविधान हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया। 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, पहले में 3, दूसरे में 4।
सामान्य अध्ययन में 5 सब्जेक्ट, आपको सामान्य अध्ययन पेपर 3 में 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं। क्या क्या पढ़ के जाना है? तो यहाँ पे साइंस एंड टेक, इंडियन इकोनॉमी, आपको एनवायरमेंट, साथ ही साथ यहाँ पे आप डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 5 सब्जेक्ट आपको पेपर 3 में पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन के। सामान्य अध्ययन पेपर 4 जो है आपको एथिक्स से रिलेटेड होगा, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और साथ ही साथ उससे रिलेटेड केस स्टडी आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद वैकल्पिक विषय के रूप में जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे चुनते हैं उसके यहाँ पे 2 पेपर आपके वैकल्पिक विषय के रूप में हैं। क्वालिफाइंग अंग्रेजी भाषा के एक पेपर होगा, क्वालिफाइंग दूसरा जो हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी आपने जोड़ा हुआ है, तो 300 नंबर के नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको पेपर ये पास करना जरूरी है, क्योंकि यदि ध्यान रखिएगा इन क्वालिफाइंग पेपर में यानी अंग्रेजी और हिंदी के पेपर में यदि आप फेल हो जाते हैं, यानी जितना मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए वो अगर नहीं ले आ पाते हैं, तो चाहे आपने जीएस के पेपर में कितना भी अच्छा किया हो, निबंध कितना भी अच्छा लिखा हो, ऑप्शनल कितना भी अच्छा लिखा हो, आप फेल माने जाएंगे, आपके बाकी पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ पे इसके लिए इन दोनों को भी क्लियर करना उतना ही जरूरी हो जाएगा। तो 1750 जो होगा आपके मुख्य परीक्षा का, 275 आपको इंटरव्यू का, 2025 नंबर के फाइनल आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पे देखिए जो यूपीएससी मेंस के बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं, तो ये सारी चीजें तो डिस्कस हो गई हैं। अब रही बात यहाँ पर डिटेल से सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर पढ़ के जानी है मेंस के संदर्भ में, तो वो भी एक बार हम चलते चलते एक नजर में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पर भारतीय संस्कृति के बारे में जो इतिहास आपसे पूछा जाएगा, इतिहास में 6 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं। पेपर 1 में क्या क्या होगा? एक तो पढ़ना है आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर जो होता है वो आपको प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, उनके साथ साथ यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना है। उनके कला, साहित्य और वास्तुकला के यहाँ पे पहलुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक के आधुनिक इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन से प्रमुख व्यक्तित्व रहे, उनसे संबंधित मुद्दे यहाँ पर पढ़ने हैं। भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति जो रही, नेहरू का काल रहा, सरदार पटेल ने क्या भूमिका निभाई, तो वहां पे आईपीआई जिसे हम कहते हैं इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके विभिन्न चरण, हिस्से, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर उसके समेकन और पुनर्गठन को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह भारत के इतिहास के साथ साथ विश्व के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें 18वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्गठन, उपनिवेशवाद, राजनीतिक दर्शन, पूंजीवाद, समाजवाद, उसके रूप इत्यादि के बारे में यहाँ पे पढ़ के जाना है। तो ये तो हिस्ट्री हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर समाज आपको पढ़ना है। समाज के बारे में देखा है, समाज में आपसे क्या क्या पूछा है, तो इसमें भारतीय समाज का एक चैप्टर आपको आता है, एक सब्जेक्ट आएगा। और भारतीय समाज में अगर हम देखें तो यहाँ पर भारतीय समाज की विशेषताएं, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, उनसे जुड़े संगठन, गरीबी, विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उससे जुड़ी समस्याएं, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों को भारतीय समाज के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तीसरा जो आता है इसमें सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो है भूगोल। भूगोल में देखें तो विश्व के भौतिक भूगोल के विशेषताएं, दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधन, वितरण और प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों के स्थान और उनके जिम्मेदार कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूभौतिक घटनाएं, उनके महत्वपूर्ण स्थान, भौगोलिक विशेषताएं, ये सारी जानकारी आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको कहा था 4 सब्जेक्ट आपसे पूछा है। क्या क्या पूछा जाएगा? तो इसमें इतिहास के बारे में, पॉलिटी के बारे में, जैसे कि भारत का संविधान है, संघराज्य क्षेत्र है, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध कैसे हैं, राज्यपाल क्या होते हैं, विधायिका क्या होती है, उनकी संचालन, उनकी कार्यशक्तियां क्या होती हैं, इसके अलावा न्यायपालिका और उसकी संरचना क्या है, सीजीआई की क्या भूमिका होती है, जनप्रतिनिधि अधिनियम हो गए, संवैधानिक निकाय हो गए, विभिन्न आयोग हो गए, वैधानिक न्याय, अर्धन्यायिक निकाय, सरकारी नीतियां, क्रियान्वयन, ये सारी चीजें आपको इसमें पॉलिटी के अंतर्गत पूछी जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें सोशल जस्टिस के अंतर्गत, तो यहाँ पर आप देखिए विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप, डिजाइन, कार्यान्वयन, विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठन, संघदाता, दानदाताओं, अन्य हितधारकों की भूमिका, इसके अलावा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं और उनके लिए गठित कानून, तंत्र एवं निकाय। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक विकास प्रबंधन के लिए किए गए योजनाएं, कार्य, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। इसके बाद तीसरा जो उसमें टॉपिक आता है वो होता है इंडिया गवर्नेंस को लेकर के। गवर्नेंस में अगर हम देखें तो शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, ई गवर्नेंस, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत और उससे संबंधित यहाँ पर मुद्दे आएंगे। और लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये सारा कुछ आपको इंडियन गवर्नेंस के अंतर्गत पढ़ के जाना है। और चौथा जो टॉपिक इसमें पूछा जाता है वो है IR, जिसमें भारत और उसके पड़ोस के संबंध, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संबंध, आपको विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं
भारत के प्रभाव और विदेशी नीतियां और उसका भारत पर पड़ने पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां, ये सारी कुछ यहां पर हमें पढ़ के जाना है। पेपर 3 में देखें तो आपको इसमें इकोनॉमी पढ़ के जानी है, जिसमें आपको समावेशी विकास क्या होता है, रोजगार, गरीबी, उससे संबंधित मुद्दे, सरकारी बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, फसल, कृषि, सिंचाई, पैटर्न, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, सेवा सेक्टर, सरकार के द्वारा इनके लिए बनाई गई पॉलिसी, बफर स्टॉक, पशुपालन, भूमि सुधार और इस तरह की भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण, वैश्वीकरण इत्यादि का प्रभाव, बुनियादी ढांचा जिसमें ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, साथ ही शेयर बाजार, निवेश मॉडल, ये सब कुछ यहाँ पर आपको इकोनॉमी में पढ़नी है, बैंकिंग व्यवस्था, ये सारा कुछ। इसके बाद साइंस एंड टेक में जो पढ़ के जाना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत दैनिक जीवन में साइंस का क्या प्रयोग है, इसके अलावा भारतीयों की क्या उपलब्धियां हैं साइंस के क्षेत्र में, आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकार वाले चैप्टर इत्यादि पढ़ के जाने हैं। साथ ही तीसरा इसमें एक अन्य जो टॉपिक्स में ऐड हो जाएगा वो हो जाता है आपका पर्यावरण, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण विकास को लेकर के, पर्यावरण जैव विविधता को लेकर के, साथ ही यहाँ पे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को लेकर के, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि के बारे में, ये सब कुछ आपके एनवायरमेंट पढ़ना है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत भारत में और वैश्विक स्तर पे आपदा कौन कौन सी आती हैं, उनके प्रकार क्या क्या है, मानव जनित आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं, सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से संगठन इसके लिए काम करते हैं उसको रोकने को लेकर के, तो ये सारा कुछ हमें यहाँ पढ़ना है। आंतरिक सुरक्षा एक और चैप्टर सब्जेक्ट आता है, 5वां जो सब्जेक्ट इसमें है। इसमें हम देखें तो आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां हैं, कौन से कारक होते हैं, ठीक है, संचार नेटवर्क और उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, सोशल मीडिया, साइबर सुरक्षा इत्यादि के मुद्दे हैं, घुसपैठ की समस्याएं हैं, कौन कौन से यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद की समस्याएं क्या हैं, सुरक्षा बल एजेंसियां और उनकी यहाँ पर भूमिका इत्यादि के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इसके बाद चौथा जो पेपर होता है मेंस का जीएस, यहाँ पर देखा जाए आपको चौथा ये जो पेपर, इसमें नैतिकता, मानव इंटरफेस है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, सिविल सेवा योग्यता, उसके मूलभूत पक्ष, निष्पक्षता, गैर पक्षपात, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भारत और दुनिया के नैतिक विचारकों की विचार और उनकी यहाँ पर प्रयोग, लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल्य कौन कौन से हैं, शासन में सत्यनिष्ठा और इनसे रिलेटेड केस स्टडी, ये सारी चीजें आपको इस पेपर में पढ़नी है। ये तो हो गया जीएस का पेपर। क्वालिफाइंग, ये तो आपको देखिए यहाँ पर हो गया, सारे यहाँ पर निबंध और ऐसे के पेपर हो गए। क्वालिफाइंग जो पेपर की हम बात कर रहे थे वहां पर हम देखें, एक चीज ध्यान रखें, क्वालिफाइंग पेपर के बारे में कुछ जरूरी पहलू क्या है। देखिए यहाँ पर हिंदी जो है, दो पेपर जैसे यहाँ पर एक होता है यहाँ पर, तो प्रश्न पत्र जो कहा है यहाँ पर हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भी एक भाषा ले सकते हैं, भारतीय भाषाओं में एक भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, या प्रश्न पत्र जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। इस पेपर का जो पूर्णांक है 300 है, इसमें क्वालिफाइंग जो होगा 75 यानी कि 25% यहाँ पर निर्धारित किया, 75 अंक आपको 300 में 75 नंबर लेकर आने हैं। परीक्षा में आपको क्या पूछा जाएगा तो देखा जाए तो आपको कॉम्प्रिहेंशन होंगे, संक्षिप्त लेखन होगा, प्रिसाइज यहाँ पे राइटिंग जैसे है, यूजेस एंड वोकेबलरी है, शॉर्ट एसे है, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पर आपको वाइस वर्सा इस तरह की यहाँ पे जानकारी आपको इस पेपर में पूछी जाएगी। इसी तरह इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस वहां पर उसमें करना क्या है, इसमें भी 300 अंकों का पूर्णांक है, क्वालिफाइंग नेचर का है यानी कि 75 नंबर लेकर आने हैं। इसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, संक्षिप्त लेखन, शब्द का प्रयोग, भंडारण, लघु निबंध इत्यादि चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब इन दोनों ही पेपर में देखा है मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर में है, जो भी प्रश्न पत्र होंगे वो आपको देखा है मैट्रिकुलेशन स्तर के होंगे, 10वीं तक का यहाँ पे जानकारी का आपको होनी चाहिए। उम्मीदवारों क्वालिफाई अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा के प्रश्न पत्रों का उत्तर कम से अंग्रेजी एवं संबंधित भाषा में ही यहाँ पर देना अनिवार्य होगा, यानी इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में लिख के आना है, हिंदी में नहीं लिखना है। इसी तरह हिंदी का पेपर हिंदी में लिख के आइए। और सभी उम्मीदवारों के निबंध, सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी के उन आहरक प्रश्न पत्र के साथ किया जाएगा, परंतु निबंध, सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों का केवल ऐसे उम्मीदवारों का ही यहाँ पर आपका कॉपी जो होगी वो चेक की जाएगी जो आहरक प्रश्न पत्रों में न्यूनतम आहरता मानक के रूप भारतीय भाषा में 25%, अंग्रेजी भाषा में 25% अंक प्राप्त करें। यानी कि जैसा मैंने बताया था कि जब तक आप अंग्रेजी और हिंदी के पेपर में जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, जो लैंग्वेज के पेपर हम जिसको कह सकते हैं, अगर आप उन्हें क्लियर नहीं करते हैं तो आपके जीएस, वैकल्पिक विषय और निबंध के पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस समझ के आप।
पैटर्न समझ गए, क्या क्या करना है, कैसे कैसे होता है पेपर में, किस तरह के परिवर्तन होते हैं, क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं आपके लिए। लास्ट इसमें रह जाता है वैकल्पिक विषय को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर आयोग के द्वारा आप सभी के लिए कई सारे यहाँ पर वैकल्पिक विषय दिए होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर जब आप डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन, उसमें सभी यहाँ पर पूरी यहाँ पे जो वैकल्पिक विषय हैं कौन कौन से आप चुन सकते हैं, कोई भी एक वैकल्पिक विषय इसमें से ले सकते हैं। जैसे कि कृषि हो गया, जूलॉजी हो गया, पशुपालन हो गया, या असमिया साहित्य हो गई, नृविज्ञान हो गया, बंगाली साहित्य हो गई, वनस्पति विज्ञान हो गया, बोडो साहित्य हो गया, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य सेवा, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, भूगोल। इसी तरह यहाँ पे हिंदी साहित्य हो गए, गुजराती साहित्य, डोगरी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, कश्मीरी साहित्य, कोंकणी साहित्य, मैथिली साहित्य, मलयालम साहित्य, मणिपुरी साहित्य, मराठी साहित्य, कोंकणी साहित्य, मैथिली साहित्य, ठीक है। तो भूगोल, इतिहास, कानून, प्रबंधन, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, और इसी तरह तेलुगु, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, संथाली, संस्कृत साहित्य। तो इस तरह के जो भी ऑप्शन है वो पूरी एक लिस्ट है इसकी, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, उनके यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, उनका भी सिलेबस डिटेल में आपको वहाँ पर दिया होता है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये मेहनत तभी साकार होगी जब आप लगातार प्रयास करेंगे। और मोटो ध्यान रखिएगा, नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स, यानी कि जब लगातार प्रयास करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अपने आप को हर एक सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करेंगे और साथ साथ समसामयिक चीज़ों के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। तो एक सही गाइडेंस में कहने का मतलब, अगर आप तैयारी करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। तो यदि आपको यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना है, ये सेशन यहाँ पर अच्छा लगा तो हमें ज़रूर ज्वाइन करिए। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर में यहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या 9115269778 नंबर पर कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।